इसराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष मध्य पूर्व में हाल के वर्षों में सबसे गंभीर और जटिल भू राजनीतिक तनावों में से एक है। यह युद्ध, जो 2023 में गाजा में इजराइल हमास संघर्ष के बाद से और तेज हुआ, अब 2025 में एक खुली सैन्य टक्कर का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी, जो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद गहरी हुई, अब सैन्य हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और वैश्विक कूटनीति के बीच एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इस संघर्ष की जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक और भू राजनीतिक मतभेदों में निहित हैं। 1979 से पहले शाह के शासनकाल में ईरान और इजराइल के बीच संबंध अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण थे। इजराइल ने 1980 से 1988 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को हथियार भी बेचे थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की नीतियां बदल गईं और वह इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे समूहों को समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध छेड़ा। दूसरी ओर इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि उसे डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। 2025 में यह तनाव तब चरम पर पहुंचा जब इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान, फोर्डो और नातांज जैसे स्थानों पर सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पासीटे प्रमुख हुसैन सलामी, वायुसेना कमांडर हाजी जादेह और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदून अब्बासी की मौत की खबरें आईं। इजरायल ने नातांज में ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र को निशाना बनाया, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया कि यह ऑपरेशन ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया। इन हमलों में तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी नुकसान हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 78 लोगों की मौत हुई। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 13 जून की रात को इजराइल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों से हमला किया। इन हमलों ने तेल अवीव और यरूशलम में भारी तबाही मचाई। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और एक पायलट को गिरफ्तार किया। हालांकि इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे हवाई रक्षा तंत्रों ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ हमले सफल रहे, जिससे तेल अवीव में कोहराम मचा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को इजराइल की युद्ध की घोषणा करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग की। इस युद्ध ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल ने अपने अस्पतालों को अंडरग्राउंड सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया और नागरिकों को बंकरों में रहने की सलाह दी। दूसरी ओर ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुईं। जॉर्डन ने भी अपने हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद किया, लेकिन बाद में इसे खोल दिया। इस बीच पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की निंदा की और ईरान का समर्थन करने का संकेत दिया, जबकि तुर्की ने ईरान को अमेरिका की बात मानने की सलाह दी। अमेरिका की भूमिका इस संघर्ष में महत्वपूर्ण रही है। इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता मिली, जिसमें THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गाजा युद्ध खत्म करने और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए मंजूरी नहीं दी। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते का दूसरा मौका देने की बात कही, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से पीछे हटने का ऐलान किया। यह कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस युद्ध का वैश्विक प्रभाव भी गहरा है। भारत, जो ईरान से कच्चा तेल आयात करता है और इजराइल के साथ तकनीकी सहयोग रखता है, इस संघर्ष से प्रभावित हो सकता है। यदि युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत से ईरान को बासमती चावल और चाय का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भारत यूरोप के बीच प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर IMIC पर भी असर पड़ सकता है। यह युद्ध न केवल सैन्य स्तर पर, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी जटिल है।